हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विधि शास्त्र का ही क्वेश्चन है। अमेरिकी यथार्थवाद पर टिप्पणी लिखिए। एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल है। राइट ए नोट ऑन अमेरिकन रियलिज्म, या फिर आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि विधि शास्त्र के यथार्थवादी आंदोलन पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। राइट ए डिटेल्ड एसे ऑन रियलिज्म मूवमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यथार्थवादी विचारधारा। अमेरिका में समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र की प्रगति के साथ साथ एक वामपंथी शाखा की उत्पत्ति हुई। वामपंथी शाखा उसे कहते हैं जो समाज में आर्थिक स्थिति और समाज में सुधार की बात करती है, उसे हम वामपंथी शाखा कहते हैं, जिसे यथार्थवाद रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। रियलिज्म, यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, और इसी शाखा को यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। विधि शास्त्रीय यथार्थवाद और विधि की समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधिवेताओं द्वारा ऑस्टिन, बेंथम, स्टुअर्ट मिल आदि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्रों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है। ये जो आंदोलन है यथार्थवाद, ये विश्लेषणात्मक पद्धति के जो प्रवर्तक थे उनके द्वारा, उनके खिलाफ चलाया गया है, उनके विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है। कि कौन कौन थे उसके विश्लेषणात्मक पद्धति के कौन कौन थे प्रवर्तक? ऑस्टिन, बेंथम, स्टुअर्ट और मिल, इनके खिलाफ ये चलाया गया आंदोलन है, जो ब्रिटिश समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। यह आंदोलन अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। ये जो आंदोलन है अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अब बाद में स्कैंडिनेविया के कुछ विधि शास्त्रियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया। अमेरिका में यथार्थवादी विधिक विचारधारा के संस्थापकों में कुछ विधि शास्त्रियों के नाम प्रमुख हैं। जो अमेरिका के यथार्थवादी विचारधारा थे उसमें कुछ विधि शास्त्री जिनके नाम प्रमुख हैं वो देखते हैं। ये अमेरिकन यथार्थवाद के संस्थापक हैं। जोराम फ्रैंक दूसरे हैं, न्यायमूर्ति होम्स तीसरे हैं, जॉन ग्रे चौथे हैं, कार्डोजो। इन्होंने विधि के दायरे को सीमित न रखते हुए न्यायाधीश द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों को महत्व देने पर बल दिया। इन्होंने विधि के दायरे को सीमित नहीं रखा और इन्होंने जो न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उन पर बल दिया था। इसके बाद अमेरिका में यथार्थवाद आंदोलन, रियलिज्म मूवमेंट इन अमेरिका। अब इसमें अमेरिका में यथार्थवाद पढ़ते हैं, जहाँ से यथार्थवाद की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में यथार्थवादी विधि शास्त्रियों ने विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म और समाजवादी सोशोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत सिद्धांतों को मिलाकर विधि के प्रति एक नई विचारधारा अपनाने का प्रयास किया है, जिसे अमेरिकी यथार्थवाद के नाम से विकसित किया गया है। जो अमेरिकी यथार्थवादी के जो विधि शास्त्री थे उन्होंने विश्लेषणात्मक और सोशोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत जो सिद्धांत थे उनको मिलाकर विधि की प्रति एक नई विचारधारा को अपनाने का प्रयास किया है, और उसको इन्होंने अमेरिका यथार्थवादी के नाम से विकसित किया है। और यह कहा गया कि विधि जैसी है उसी पर विचार किया जाना चाहिए, न कि उसे कैसा होना चाहिए। ये कहते थे अमेरिका के यथार्थवादी विधि शास्त्री। अमेरिकन यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक, मेन एक्सपोनेंट ऑफ अमेरिकन रियलिज्म स्कूल। अमेरिकन यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक, अमेरिकन यथार्थवाद के कुछ प्रमुख प्रवर्तक थे जिन्होंने यथार्थवाद को जन्म दिया। उन्होंने यथार्थवाद पर अपने विचार विमर्श किए। अमेरिकन यथार्थवादी शाखा को 4 मुख्य प्रवर्तकों के नाम से जाना जाता है। ये इसके 4 प्रमुख प्रवर्तक हैं जिन्होंने यथार्थवाद पर अपने अपने विचार विमर्श किए। जॉन चिपमैन ग्रे, ये अभी हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, जिन्होंने अमेरिकन यथार्थवाद पर अपने विचार विमर्श किए थे। ये वही 4 प्रवर्तक हैं जिनकी वजह से आज अमेरिकन यथार्थवाद को जाना जाता है।
जॉन चिपमैन ग्रे। दूसरे हैं न्यायाधीश ओलिवर वेंडल होम्स, इसे जस्टिस होम्स के नाम से भी जाना जाता है। और आपके एक वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्टिस होम्स को डिफाइन कीजिए या फिर जस्टिस होम्स के बारे में बताइए। ये सीसेक्स यूनिवर्सिटी का पेपर है 2022 का, इसमें जस्टिस होम्स पूछा गया है। इस तरह से पूछा जाता है जस्टिस होम्स। और अगर आपसे जस्टिस होम्स पूछा जाए तो ये वेरी शॉर्ट में अगर पूछा जाता है तो आप इसको सिर्फ एक पेज पर लिखना, ठीक है। 28 पेज की कॉपी होती है, एक पेज पर लिखना। सीसेक्स यूनिवर्सिटी में तो 28 की होती है, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता है। इसके बाद है प्रोफेसर लेवलियन। फिर है चौथे हैं हमारे न्यायाधीश जेरोम फ्रेक। जॉन चिपमैन ग्रे, इनका जन्म 1893 में हुआ था और इनका कार्यकाल कहाँ तक रहा था, 1915 तक। ग्रे के अनुसार विधि न्यायालय द्वारा घोषित की जाती है तथा इनमें वे नियम शामिल होते हैं जो व्यक्तियों के अधिकार तथा कर्तव्यों के निर्णय हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें वे नियम होते हैं, जॉन चिपमैन ग्रे कहते हैं कि इसमें वे नियम होते हैं जो न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के निर्णय को निर्धारित करते हैं। इसके बाद हमारे जस्टिस होम्स, इस पर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ये बताया था मैंने, दिखाया भी था। जस्टिस होम्स लंबे समय तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। जस्टिस होम्स जो हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय तक न्यायाधीश रहे थे। उनके अनुसार विधि का जीवन तर्क पर आधारित न होकर अनुभव पर आधारित है। जस्टिस होम्स कहते थे कि विधि का जो जीवन है वो तर्क वितर्क पर आधारित न होकर अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभव की पे आधारित है। इसके बाद इस प्रकार जस्टिस होम्स विधि की परिवर्तनशील का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ वहाँ की विधि में ही परिवर्तन होना जरूरी है। जस्टिस होम्स कहते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्र बदलता है, उसकी परिस्थितियाँ बदलती हैं, वैसे वैसे वहाँ की विधि में परिवर्तन होना जरूरी है। इसके बाद है हमारे कार्ल लेवलियन या फिर प्रोफेसर लेवलियन। इनका जन्म 1893 में हुआ था और इनका कार्यकाल कहाँ तक रहा था, 1962 तक। अमेरिका के यथार्थवादी विधिवेताओं में लेवलियन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने विधिवेताओं का ध्यान अमेरिका के यथार्थवादी आंदोलन की विशेषताओं की ओर आकर्षित किया। लेवलियन ने विधिवेताओं का ध्यान अमेरिकन यथार्थवादी आंदोलन की तरफ विकसित किया था, मतलब उनकी ओर आकर्षित किया था। यथार्थवादी रियलिज्म विधिशास्त्र की कोई पृथक शाखा नहीं है। ये कहते थे कि यथार्थवादी जो है वो विधिशास्त्र की कोई अलग शाखा नहीं है, यह विधिशास्त्र की एक नई पद्धति मात्र है। ये विधिशास्त्र से अलग नहीं है, विधिशास्त्र की ही एक नई पद्धति है। दूसरा पॉइंट है यथार्थवाद विधिवेता विधि को प्रगतिशील मानते हैं। यथार्थवादी जो विधिवेता थे वो विधि को प्रगतिशील मानते थे, न कि स्थिर या गतिहीन, ना कि विधि एक जगह रुकी हुई है। वो कहते थे कि विधि प्रगति करती है, वो चलती रहती है, विकसित होती रहती है। इनके अनुसार विधिक जीवन सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ प्रचलित विधि का परीक्षण एवं मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि उनकी उपयोगिता बनी हुई है या उनमें किसी संशोधन की आवश्यकता है। ये कहते थे कि बदलते हुए समाज के साथ साथ उनकी परिस्थितियों के साथ साथ विधि का मूल्यांकन, उनका परीक्षण करना अति आवश्यक है ताकि हमें पता चल सके कि उसकी उपयोगिता बनी हुई है या नहीं, या फिर उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है। ये कहते थे लेवलियन। इसके बाद है जेरोम फ्रेक। इनका जन्म 1889 में हुआ और इनका कार्यकाल 1957 तक रहा। जेरोम फ्रेक 1889 और 1957 तक इनका कार्यकाल रहा। अमेरिका के न्यायाधीश जेरोम फ्रेक भी विधि के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। जेरोम फ्रेक यथार्थवाद पद्धति पर अपने विचार देते हुए कहते हैं कि वास्तविक विधि एक्चुअल लॉ और संभावित विधि प्रोबेबल लॉ में अंतर है। ये कहते थे जो एक्चुअल विधि है और जो संभावित विधि है उसमें अंतर है, वो समान नहीं है। उनके अनुसार वास्तविक विधि वह विधि है जो समान परिस्थितियों में भूतकाल में किसी न्यायिक निर्णय में दी गई हो और संभावित विधि वह विधि है जो समान परिस्थितियों में भविष्य काल में किसी न्यायिक निर्णय में दी जा सकती है। जेरोम फ्रेक
संभावित विधि वास्तव में विधि नहीं है। जो विधि संभावना पर डिपेंड है वह विधि नहीं है, और जो वर्तमान में विधि है वो उसको उपयोगी मानते थे। ठीक है, इसके बाद है भारतीय विधि में यथार्थवाद, रियलिज्म इन इंडियन लॉ। विधि का यथार्थवाद सिद्धांत इस बात को दर्शाता है कि सभी कानूनों का उद्भव, जो विधि का यथार्थवाद सिद्धांत है वो इस बात को दर्शाता है कि जो सारे कानून हैं उनकी जो शुरुआत है जो वर्तमान में प्रेजेंट में विद्यमान है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हित और जनसाधारण की मांग पर निर्भर करता है। ये जो यथार्थवाद है ना, भारत में विधि का जो यथार्थवाद सिद्धांत है वो समाज में जनसाधारण की मांग पर निर्भर करता है। इसके बाद भारत में विधि निर्माण का कार्य तो संसद करती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न्यायपालिका ही न्यायिक निर्वचन तथा अर्थवेन द्वारा उनका परिवर्तन करती है। ये कहते हैं कि संसद, जो भारत में विधि का निर्माण तो संसद करती है। भाई विधि कौन बनाता है? हमारे भारत की संसद बनाती है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और विधि बनाई जाती है संसद के द्वारा। लेकिन वास्तव में जो न्यायपालिका, ये 3 पिलर होते हैं विधि के, मतलब हमारे देश के 3 पिलर होते हैं, एक हमारी संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका। संसद विधि को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उस पर कार्य करती है, और न्यायपालिका उस विधि के अनुसार हमें न्याय देती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय न्यायालयों तथा न्यायाधीशों को भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं एवं आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं था। जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक भारत के न्यायालयों को और न्यायाधीशों को हमारे समाज की वास्तविक समस्याओं से कोई मतलब नहीं था, उनकी आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश में जैसे जैसे भारत में स्वतंत्रता आई, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव आए। उसके बाद विधि चिंतन के क्षेत्र में प्रभावी परिवर्तन हुए। उसके बाद विधि में काफ़ी बदलाव हुए थे स्वतंत्रता होने के बाद। और न्यायालयों एवं विधि निर्माताओं ने भारतीयों की वास्तविक समस्याओं तथा उनकी स्थिति में सुधार करने की दिशा में पहल करना प्रारंभ कर दिया। जब तक भारत में स्वतंत्रता नहीं आई थी तब तक किसी को किसी की परिस्थिति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब स्वतंत्रता आई, कब हुआ था हमारा भारत का देश आज़ाद? 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद से ही विधि निर्माताओं ने भारतीयों की वास्तविक समस्याओं और उनकी स्थिति में सुधार करने की दिशा में पहल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहीं तक था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन को टाइम से पहले प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।